हेलो फ्रेंड्स, मेरा एग्ज़ाम है सीटेट का। तो मैं 7 जुलाई 2024 का जो 7 जुलाई का पेपर हुआ था उसी का मैं प्रीवियस क्वेश्चंस देख रहा था। तो जिसके अंतर्गत मैंने जब सेट इसका मारा तो बहुत चीज़ मुझे सीखने का मौका मिला जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो कृपया आप मेरे साथ बने रहें, है ना। इससे जो मैंने इससे अनुभव किया बहुत क्लैरिटी मुझे मिली। तो मैं चाहता हूँ कि जो क्लैरिटी मुझे मिली, है ना, उसका थोड़ा बहुत आपको भी फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर 7 जुलाई वाला है, तो ज़रा देखते हैं। यह आपको अमुक परीक्षा कोड आई का है, तो इसको ज़रा देखा जाए। पहला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। पहला में है मासूम और आश्रित, दूसरा है आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम, तीसरा है ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, चौथा है कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत में। क्वेश्चन क्या है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। तो एकदम तीसरा सही भी लग रहा है, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले के रूप में बच्चों को प्रगतिशील शिक्षा के रूप में देखा जाता है। ये बहुत अच्छा और सटीक आंसर है। दूसरा है, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है कब अधिक प्रभावित होती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। और क्या दिया हुआ है, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। चौथा, यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। बच्चों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। तो यह सबसे सटीक आंसर है। और यहाँ पर हम और बहुत सारे वीडियो देखते हैं दोस्तों, तो बताया जाता है कि जो सबसे लॉन्ग आंसर होगा तो उस पर टिक करना है। तो ये 60 से 65% तक बात सही भी है, लेकिन यहाँ पर हम सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आंसर जो होगा यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, ये आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे कहता है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। स्त्रीत्व का कुछ और संस्कृति है, रहन सहन है, और पुरुषत्व का कुछ और रहन सहन है, जीने का तरीका है। तो उसके लिए हमारे जो माता पिता हैं और जो समाज है उससे दबाव बढ़ जाता है कि तुम्हें इस तरह से रहना है और तुम्हें इस तरह से रहना है ना। लड़का लड़की के लिए कुछ अलग मापदंड निर्धारित किया गया है समाज में। तो ये कह रहा है, और कारण कह रहा है जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो यहाँ पर तो बात गलत है, क्योंकि प्रकृति तो निर्धारित नहीं करती है, ये समाज निर्धारित करता है कि कैसे लड़की को रहना है और कैसे लड़का को रहना है। ये बात यहाँ पर साफ हो जाती है। क्योंकि होता है ना दोस्तों कि हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन सही हम इसमें ऐसा जटिल शब्द लिखा हुआ रहता है दोस्त, स्त्रीत्व और पुरुषत्व, इस तरह से जटिल शब्द लिखा रहता है कि उसका हम सही अर्थ नहीं लगा पाते हैं कि भाई क्या मतलब। पुरुषत्व कह रहा है तो पुरुषत्व किस अर्थ में कह रहा है, स्त्रीत्व कह रहा है तो स्त्रीत्व किस अर्थ में कह रहा है। हम लोग सामान्य नॉर्मल शब्द पढ़े रहते हैं, बातचीत में नॉर्मल शब्दों का यूज किए रहते हैं, तो ये सब चीज़ हम लोग के समझ से बाहर हो जाता है। लेकिन ये सब चीज़ों को प्रोफेसर लोग जो हैं, जो हिंदी के प्रोफेसर हो गए, है ना, जो राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर हो गए, जो समाज शास्त्र के प्रोफेसर हो गए, उनके लिए ये सारा चीज़ का अर्थ लगाना बहुत ही मामूली है। इसलिए ऐसे वर्ड में थोड़ा सा हम सभी को प्रॉब्लम हो जाता है, मुझे भी होता है। लेकिन जब दोस्तों 3 बार 4 बार 6 बार आप पढ़िएगा ना, तो फिर चीज़ें समझ में आने लगती हैं, और फिर यही सब चीज़ें हमको हर क्वेश्चन में बार देखने को मिलता है, तो फिर उतना भारी और कष्टदायक महसूस नहीं होता है। अब यहाँ पर तो ये बात सीधे गलत नज़र आती है कि जैविक नहीं है। जैविक का मतलब प्राकृतिक रूप से हम पर थोपा गया नहीं है कि लड़की को ऐसे या लड़का को ऐसे, ये सब समाज में बनाया गया है। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि तीसरा आंसर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों कहता है, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। उनके माता पिता सुनीता नाम की अपनी बेटी को
भेजना चाहते हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है ना। अब सुनीता के माध्यम से हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि उसको और हम बेहतर करना चाहते हैं, तो यह जो क्षमता है संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है। तो देखिए, है ना, देखिए अंतःक्रिया शब्द जब आ गया है ना, तो लगभग ये जीन पियाजे के नियम के, है ना, अनुसार ही बातों को गढ़ा जा रहा है। क्योंकि जीन पियाजे का कहना ही है कि कुछ अनुवांशिक, कुछ उम्र के अनुसार बच्चों में सीखने की जो अधिगम की क्षमता विकसित होती है। लेकिन वही वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, ये समाज से सीखने को हमको ज़्यादा ये प्रेरणा मिलती है। बच्चों में अधिगम लर्निंग का जो पीरियड है वो समाज से ज़्यादा वो मिलता है। तो दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं, ठीक है। तो एक बात तो है कि इसे, है ना, कुछ अनुवांशिकता तो रहती है, क्योंकि उसी मानसिकता से, है ना, हमारे माता पिता जन्म से लेकर के वृद्ध तक अपने जीवन को व्यतीत किए हुए रहते हैं। तो, है ना, पूरी मनोस्थिति जब वैसा ही होंगे हमारे माता पिता का, और जब हम जन्म लेंगे तो उनका प्रभाव तो मेरे ऊपर रहेगा। पहला तो हो गया कि अनुवांशिकता सही होगा, और दूसरा है वातावरण। तो वातावरण अगर उस तरह के हम देंगे तो ऑफ कोर्स, है ना, हमारी बेटी को, जो सुनीता नाम की लड़की है, उसको और वृद्धि होगी सीखने में। अब उसको हम वहाँ से हटा करके और अगर हम क्रिकेट में अगर उनको भेजते हैं तो ऑफ कोर्स वो धीरे धीरे, है ना, भूल जाएंगी और क्रिकेट में रुचि लेने लगेंगी, क्योंकि वातावरण का तो छाप छूटता ही है। उस तरह का माहौल देंगे तो वही चीज़ सीखेगी, गाली का माहौल देंगे तो गाली सीखेगी, है ना, और उनको अगर नैतिक शिक्षा का माहौल देंगे तो नैतिकता सीखेगी। तो ये सब चीज़ तो होता है ना। बाकी जो सब आंसर दिए हुए, वृद्धि, परिपक्वता, है ना, पोषण, अनुशासन, लैंगिक पहचान, आनुवंशिक संरचना, है ना, आनुवंशिक संरचना, ये सब तो नहीं होगा। तो आनुवंशिकता और वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, सटीक है। आगे आते हैं। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके कारण कुछ खाली जगह विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। संवेदनशील अवधि, देखिए क्या कहता है। संवेदनशील अवधि वह अवधि है जिसके कारण कुछ खाली स्थान विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। देखिए दोस्तों, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप धीरे धीरे ही सुने और बोरिंग फील करें। आप यहाँ से सेटिंग में जा कर के, है ना, यूट्यूब के सेटिंग में जा कर के आप अपने स्पीड को बढ़ा लें और जल्दी जल्दी चीज़ों को सुन करके समझ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम बात को शुरू करते हैं। संवेदनशील अवधि कैसा अवधि है भाई, जिसमें सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक हो जाती है ना। तो ये कह रहा है उत्पत्ति मूलक कारक, हमको तो समझ में नहीं आ रहा उत्पत्ति मूलक कारक क्या होता है। मानव जाति कारक, ये मानव जाति कारक नहीं, ये सटीक तो नहीं लग रहा है। वंशानुगत कारक, वंशानुगत कारक, है ना, सामान्य विकास के लिए तो सही नहीं लग रहा है, वो भी संवेदनशील अवधि में। संवेदनशील अवधि में पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ये बात सटीक भी लग रहा है ना। तो 3 और 4 में थोड़ा डाउट था कि वंशानुगत से भी, है ना, कुछ, है ना, हम सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने में हमको प्रगति मिलता है। लेकिन यहाँ पर संवेदनशील स्थिति है ना, बहुत ही, है ना, माहौल तैयार किया गया है। तो वहाँ पर पर्यावरण, जैसे एक्सीडेंट, कोई घटना घट गई, संवेदनशील स्थिति होता है ना। घर में लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ही संवेदन, तो वहाँ पर पर्यावरणीय छाप बहुत जल्दी मिलता है, इस तरह का माहौल बन जाता है, या प्रकृति कुछ ऐसा माहौल मिल जाए, सब संवेदनशील स्थिति में माना गया है। तो यहाँ पर पर्यावरणीय कारक आंसर सही है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। समालोचनात्मक का मतलब हो गया कि सब तरह करके चिंतन को, एक समग्र चिंतन को विकसित करने के लिए, उसी को समालोचनात्मक बोलते हैं। हालांकि समालोचनात्मक जब मैं शुरू में पढ़ा था तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा था क्या है समालोचनात्मक, लेकिन यूट्यूब में देखते देखते फिर चीज़ों को समझ में आने लगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन में कहता है केवल एक ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। दूसरा है विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्या शामिल हो। चौथा है ऐसे सवाल से बचना चाहिए जिसमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। अब भाई ये चारों ऑप्शन किसके लिए कहा जा रहा है कि विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन को कैसे विकसित करें एक शिक्षक के माध्यम से। तो भाई ये तो गलत हो जाएगा, ऐसे सवाल पूछना है जिसका एक ही उत्तर हो, ये तो ऐसे ही गलत लग रहा है, मैंने निगेटिव है, एक उत्तर का है भाई वो, है ना। फिर ये दूसरा ऑप्शन कहता है क्या भाई कि विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ये थोड़ा सटीक आंसर लग रहा था। ऐसे सवाल देना चाहिए जिसमें निष्कर्ष व्याख्याएं शामिल हो,
है ना। और चौथा है ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिसमें विवेचन और विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये बचना चाहिए, सभी निगेटिव है, गलती हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए ये 2 ऑप्शन ही हमको, है ना, लग रहा है कि सही होना चाहिए। और जब हमको वहाँ पर एग्ज़ाम में अगर ये ऑप्शन आ गया तो ये 2 ऑप्शन में ही हम फंस सकते हैं, है ना। तो हम बहुत सारा जब हम क्वेश्चन हम देखे दोस्त लोग, तो हमको ये पता चला कि कम से कम हम 2 तो काट लेते हैं। 4 वो ऑप्शन रहता है तो 2 ऐसा हम ढूंढ लेते हैं। हम अपने बारे में बोल रहे हैं दोस्तों कि 2 ऐसा हम आंसर ढूंढ लेते हैं जो कि एकदम ही गलत होगा, लेकिन 2 इसके अलावे शेष 2 ऐसे आंसर बचते हैं जिसमें हम फंस जाते हैं। लगता है कि या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। तो इस तरह से आपको भी मिल सकता है ना, कि 4 में से 2 आप अच्छा से काट लें कि ये तो दोनों नहीं होगा, लेकिन बाकी 2 में आप भी फंस सकते हैं। तो इस 2 से बचने के लिए ना ही हमको थोड़ा सा यूट्यूब में थ्योरी देखना पड़ता है ना, और क्वेश्चन को और बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने से एक चीज़ पता चल जाता है मेरे को कि इसमें क्या है ना, कि इसमें एकदम क्या बोलते हैं उसको कि सीमित इसका कोर्स है ना, और सीमित करके रखा गया है सीटेट के द्वारा कि भाई यही में से पूछना है। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, इस तरह से लोग क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आंसर को पकड़ना बड़ा आसान हो जाता है ना। तो आप बार बार अगर क्वेश्चन बैंक मारते रहिएगा तो फिर एक ही तरह के सवाल के उसी टाइप के आंसर आपको मिलते रहेंगे, तो फिर आप ये दोनों में भी अंतर अच्छा से कर पाएंगे, है ना। और फिर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा आंसर मारना। तो मुझे ऐसा ही लगा। चलिए आगे चलते हैं। एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। वाह, शिक्षिका देखिए बहुत ही टैलेंटेड शिक्षिका होगी भाई। लेकिन हमें लगता है मेरे दोस्तों, ये सब सिर्फ हमको यहाँ लिखा हुआ ये क्वेश्चन पेपर, ऐसे बुक में ऐसे सवाल ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ना ऐसे शिक्षिका मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भाई हमारे समझ से हर शिक्षा एक व्यापार है ना। तो ज़्यादा लोग ध्यान व्यापार पर ही देते हैं, है ना। फिर अब तो ऐसे भी महिला और ऐसे भी महिला शिक्षक और पुरुष शिक्षक हो गए हैं जो बहुत ही उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि इस तरह से बात करना चाहिए, भले ही भीतर आप कितने भी निगेटिव हो, लेकिन सामने वाले को किस तरह से मूर्ख बना करके और अपने आप को सही साबित करना है, पॉजिटिव साबित करना है। तो ये एक ढंग हो गया है समाज को बेवकूफ़ बनाने का, है ना। लेकिन यहाँ पर तो शिक्षिका को देखने से पता चलता है बहुत ही इंसान और सच्चे दिल की है। मैं ऐसे अनुभव कैसे कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। वाह, तो भाषाई बुद्धिमत्ता तो हो नहीं सकता है मेरे भाई, है ना। जब ये टीचर ही ऐसा अपने आप में प्रश्न उठा रही है तो सिर्फ भाषा से संबंधित तो वो बच्चों में विकास नहीं देखना चाह रही होगी, अंतर वैयक्तिक बुद्धिमत्ता हो सकता है, क्योंकि शिक्षिका का ऐसा अपने आप से सवाल पूछना, बच्चों में ऐसे गुण को देखना स्वाभाविक है। तीसरा है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। हमको दूसरे ज़्यादा सटीक आंसर लग रहा है मेरे भाई पहला से, क्योंकि शिक्षिका जिस तरह से अपने आप से सवाल पूछ रही है, पर कुछ ऐसी बात है जिसमें ये अलग हो जाता है। और चौथा है शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। अब इसमें शारीरिक जोड़ दिया तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा, सिर्फ शरीर पर आधारित शिक्षा तो हो नहीं सकती है, गति संवेदी सब चीज़ नहीं हो सकती है। आगे आते हैं, अब ये फंस गए हम लोग 2 गो में, फिर से हम लोग देखिए 2 गो में फंस गए मेरे दोस्त। तो ये सब आप देख रहे होंगे किस तरह से हम 2 में फंस जाते हैं और वहीं पे मेरा वो रिजल्ट आ जाता है। तो इसके लिए जो है ना बहुत ही यही 2 गो में अंतर करने के लिए ना हमको बार बार ऐसे क्वेश्चन पकड़ करके, है ना, और आंसर के अंतर को अगर हम पहचानना सीख लेंगे तो हम निकल सकते हैं। और दूसरा तरीका है हम गहन अध्ययन करें, और गहन अध्ययन करके, है ना, और खुद के अंदर में विकास अगर हम इस तरह से पैदा कर लेते हैं, अपनी जो आंतरिक शिक्षा है ना, तब जा करके हम आराम से पकड़ लेंगे। और दूसरा है ना, चालाकी से इतने सारा क्वेश्चन बना लेंगे कि उसमें, है ना, ये 2 तरह के जो आंसर जो अपने आप में लगते हैं कि एक जैसे हैं, उसमें हम अंतर कर सकते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन बार बार बनाने से होगा। तो यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछ रही है तो इसमें प्राकृतिक बुद्धिमत्ता जरूरी है, न कि अंतर्वैयक्तिक। हालांकि पर्यावरण से अगर हम बच्चों को जोड़ेंगे तो पर्यावरण भी अपने आप में बच्चों में अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता को भी जन्म देती है, लेकिन सबसे ज़्यादा, है ना, पर्यावरण अपने अंदर प्रकृति के सभी गुणों को छिपाए रखती है, समाहित किए हुए रहती है। तो बच्चों में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक बुद्धिमत्ता होगा, क्योंकि अब देखिए बच्चा लोग हैं, तब बच्चा लोग जो देखता है ना पहले वही सीखता है। अंतर्वैयक्तिक इस वयस्क में उत्पन्न होता है कि भाई प्राकृतिक देख लिया और उसमें कविता गढ़ लिया,
है ना, प्राकृतिक देख लिया और उसमें उसको समाज से जोड़ने के लिए एक अंतर व्यक्तिक बुद्धिमत्ता उसमें अपने आप उत्पन्न होने लगे। बच्चे लोग में नहीं ऐसा होगा। बच्चा लोग जो देखेगा उसी से अर्थ लगाएगा कि हाँ भाई पेड़ रोपना चाहिए, पेड़ हरा भरा रहना चाहिए, है ना, फूल हैं, फूल से फल आते हैं, इस तरह से उसमें एक जो है ना प्राकृतिक बुद्धिमत्ता आएगी। तो ये आंसर यही सही होगा। बहुत अच्छा हमको लगा और ये क्वेश्चन भी ज़बरदस्त मेरे को लगा, है ना। पर ऐसा शिक्षिका मिलना आज के युग में बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यूट्यूब में मैंने ऐसे बहुत सारी टीचर मैंने देखे हैं, महिला और पुरुष में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं, मानना पड़ेगा। लेकिन 2-4 ही। आगे चलते हैं। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। ये क्वेश्चन ही हमको लग रहा है कि भाई कुछ बोल रहा है। अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे, योग्यता तो लगा कि कुछ बोल रहा है, अभिप्रेरणा, प्रेरणा समझ में आता है, अभिप्रेरणा जो बोल दिया। तो इस सब टाइप के जो वर्ड है ना मेरे भाई, है ना। अब हम तो बार बार इस चीज़ को पढ़े हैं, थोड़ा बहुत यूट्यूब देखे, बहुत सारा चीज़, तो बहुत चीज़ मेरे को यहाँ से समझ में आ रहा है ना। लेकिन इस तरह से आपको बहुत चीज़ दिक्कत अब आंसर। लेकिन यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा नेता कोई आ करके ना इस तरह के बातों को बोल करके ना और जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है कि हमको वोट मिले, वोट मिले। अब इस तरह की बात हम लोग को कहाँ अच्छा लगने वाला है। हम लोग को तो भाई चाहिए मस्त वाला। अभी दृष्टिकोण कहता है ना। अरे भाई दृष्टिकोण समझ रहे हैं, है ना, देखने का तरीका भी बोल देते। लेकिन अब क्या है ना कि भाई हम लोग शिक्षक बनने वाले हैं, तो ऐसे ऐसे भाषा का तो उपयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन आप देखें ना, जब परीक्षा आप लोग देते हैं तो लिखता है अपनी भाषा में उत्तर दे। मुझे नहीं लगता है कि बच्चा इस तरह की भाषा को अगर यूज कर पाता होगा अपनी भाषा में। लेकिन मैं देखता हूँ एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है, तो जो स्टूडेंट है ना हिंदी को बहुत अच्छी तरह से हिंदी में बहुत अच्छा ट्रेनिंग लिए हुए रहता है, वो इस तरह को भाषा को उपयोग करके ना, और जो टीचर जो एग्जामिनर होते हैं, जो चेक करने वाले होते हैं कॉपी, है ना, उनके मन को, उनके अंतरात्मा को ये सारे शब्द जो है ना संतुष्टि प्रदान करते हैं। और इस आंसर में अपने आंसर में इस तरह के शब्द डालने से ना एग्जामिनर जो चेक करता है कॉपी, उसको अपनी तरफ खींचता है ये सारे शब्द, और उनको बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ये स्टूडेंट जो है ना बहुत अच्छा ट्रेनिंग लिए हुए अपने टीचर से, तो इसको नंबर देना चाहिए। तो फिर यहाँ पर मेरे को अंतर समझ में नहीं आता है कि लिखा हुआ है अपनी भाषा में उत्तर दें, और फिर है ना, तो फिर इसको किस तरह से हम देखें कि किसको अच्छा आंसर मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। तो भाई ये सब चीज़ तो है जो कि हमको विरोधाभास उत्पन्न करता है। पर हम यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन कहता है महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारण करने से। अब आप ही बताओ मेरे दोस्त, यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं। देखिए ना क्या बोल रहा है, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारण करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। गजब क्वेश्चन किया उससे तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी एक बार और पढ़ते हैं, है ना। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारण करने से, अब समझ में आ गया। देख रहे हैं ना दोस्तों, मैंने इस चीज़ को पहले भी समझ चुका था, लेकिन 2-3 बार मैं भी पढ़ा था। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारण करने से, ठीक है, माने इसके कहने का मतलब ये हुआ, महारत हासिल करने का लक्ष्य जब आप अपने भीतर निर्धारित करते हैं, ठीक है ना, कि हमको भाई इस विषय पर महारत हासिल करना है, और इसका जब आप लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते हैं, अपने भीतर एक लक्ष्य का निर्धारित करते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट में महारत हासिल करना चाहता हूँ, तो छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं, है ना। तब उसके अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में, है ना, उसके जो भीतर विचार हैं फिर किस तरह से प्रभावित होती है। पहले वो नॉर्मल बच्चा था, लेकिन अब वो एक लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना चाहता है, मतलब वो आम लोगों से थोड़ा ऊपर उठ गया, तो फिर उसके अंदर किस प्रकार के भाव, किस प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे, इसके बारे में सवाल कर। तो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, है ना, एक आसान सा सवाल, है ना, कितना महत्वपूर्ण अपने अंदर भाव लेकर के, है ना, और ये पूछ रहा है। तो आप समझ सकते हैं माने एक टीचर में किस तरह के गुणों को ये सवाल विकसित करना चाहता है। तो ज़बरदस्त है अपने आप में, है ना। तो आप तो समझ गए होंगे कि एक नॉर्मल बच्चा विशेष बच्चा बनने जा रहा है, और ये विशेष कैसे बनेगा, जब अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित करेगा। तो जब लक्ष्य निर्धारित करेगा तो छात्र की अभिप्रेरणा और फिर उसकी योग्यता दोनों अपने आप में बदल जाएगी। फिर वो सामान्य अभिप्रेरणा और सामान्य योग्यता उसके भीतर विकसित नहीं होंगे, है ना। उसके अंदर एक विशेष अभिप्रेरणा और विशेष योग्यता, है ना, विकसित करने होंगे। तो फिर उसके बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो कहा जा रहा है आंसर में, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। क्या कह रहा है मेरे भाई, सोच के देखिए। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ये आंसर लग रहा है कि होगा।
दूसरा, यह योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तीसरा चौथा पढ़ते हैं, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। देखिए, बाहरी शब्द ही गलत हो गया, क्योंकि लड़ाई भीतर चल रही है, लक्ष्य का निर्धारण भीतर चल रहा है, विचार भीतर चल रहे हैं, तो विश्वास भी उसके भीतर ही होगा, है ना। अच्छा, फिर कहता है, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। देख रहे हैं मेरे भाई लोग, यहाँ पर आंसर में थोड़ा सा चेंजिंग किया है। एक कह रहा है स्थिर दृष्टिकोण में और एक कह रहा है वृद्धिशील दृष्टिकोण में। अब देखिए दोस्तों, जब सामान्य बच्चा था तब उसका दृष्टिकोण स्थिर हो सकता है, लेकिन जब वो सामान्य से विशेष बच्चा बनने जा रहा है, वो अपने भीतर एक लक्ष्य निर्धारण कर लिया है, तब अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में उसके विचार वृद्धिशील दृष्टिकोण रखेगा और तब बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाएगा। तो ये दूसरा आंसर सटीक है, बहुत सटीक। तो हम ये दोनों तो ऐसे ही गलती काट देंगे, क्योंकि बाहरी अभिप्रेरणा नहीं हो सकता है ना, ये तो गलत हो गया। लेकिन ये दोनों में हम फिर फंस गए, तो फिर यही दो बात हो, या तो हमको गहन अध्ययन करना पड़ेगा, और गहन अध्ययन के साथ ना ऐसे ऐसे वर्ड पर ना हमारी दृष्टिकोण ज़बरदस्त होनी चाहिए, हमारा सोचने की क्षमता, और इस पर ऐसे ऐसे शब्द पर ना बहुत सारे अर्थ हमारे दिमाग में होने चाहिए, तब जाकर के हम सटीक आंसर लगा पाएंगे। और दूसरा तरीका है चालाकी। बहुत सारा क्वेश्चन बैंक लेकर के बहुत सारा क्वेश्चन को रीड कर लेंगे तो हमको अंतर समझ में आने लगेगा। ये इस तरह के जो समतुल्य आंसर जो हैं, एक ही तरह के जो आंसर हैं, उसमें हमको अंतर स्पष्ट होने लगेगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन तो देख लेंगे। 8 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्योंकि 9वां क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त है। हम इसलिए धीरे धीरे क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों कि हम चाहते हैं ना कि ये सारे क्वेश्चन ना अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब जिन्होंने भी इस तरह के क्वेश्चन बनाए हैं, मतलब क्या ही बात है, वो बहुत ही दूसरे विचार के और बहुत ही अनुभवी के जो सबसे जो अंतिम पराकाष्ठा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उच्चतर से भी उच्चतम स्तर पर जो प्रोफेसर होते हैं, बहुत गहन चिंतन से जो उतरे हुए निखरे हुए प्रोफेसर होते हैं, यही सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन तैयार करते हैं। उनके सामने हम लोग एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं, लेकिन उनकी उम्मीद भी यही रहती है कि जो भी इस लाइन में उतरे, शिक्षा लाइन में, उनकी भी सोच है ना, ये नए उम्र से ही हमारे जैसा हो, इसलिए ऐसा क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो ये हम लोग के विकास में ही है कि भाई हम लोग समाज को एक नया आयाम दें। तो उनकी सोच तो बहुत अच्छी हमको मालूम लगती है इस तरह के क्वेश्चन बनाने से। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। हम ऐसे ही 5-10 क्वेश्चन करवा करके अब आपके अंदर एक ऐसा सोच विकसित करेंगे ताकि फिर आगे का क्वेश्चन का अर्थ निकालना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। क्योंकि हम भी इस तरह के क्वेश्चन को ना बार 10 बार 5 बार पढ़ के उसके एक एक अर्थ को समझते हैं, एक एक वर्ड पर कई सारे अर्थ लगा करके ना एक अच्छा निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, ताकि मेरे और भी जितने भाई लोग हैं ना जो एक बार में नहीं निकाल पाए हैं सीटेट, तो उनके लिए आसान हो जाए चीज़ों को समझना। आज का इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।